नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की? सिंधु घाटी सभ्यता की। और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने शुरू किया था क्या? आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, तो आर्थिक जीवन की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था? या अर्थव्यवस्था निर्भर थी? तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था या अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती थी फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हमें देना है, क्या देना है? एग्रीकल्चर, कृषि। ठीक है, अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड कर रही है? कृषि पर निर्भर कर रही है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता की समृद्धि का कारण क्या था? दोनों अलग अलग प्रश्न है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर समृद्धि का कारण आपसे पूछते हैं फ्रेंड्स, तो आपको उत्तर देना है व्यापार। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको मैं समझता हूं समझ में आए होंगे कि अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती थी, अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था, तो वो एग्रीकल्चर, हमारी कृषि। और सेकंड क्वेश्चन आता है कि समृद्धि या वैभव, जो लग्जरियस लाइफ थी इनकी, उसका आधार क्या था, तो वो किस पर डिपेंड करती थी? व्यापार और वाणिज्य पर निर्भर करते थे फ्रेंड्स। अब हम वन बाय वन करते एक एक करके देखेंगे, कृषि क्या है, पशुपालन क्या है। चलते हैं आगे। तो अर्थव्यवस्था में सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। पहला टॉपिक लेते हैं अपन, कृषि। तो सबसे पहले कृषि में आता है कि किन किन फसलों को ये उगाते थे और कौन सी फसल मुख्य खाद्यान्न थी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन गेहूं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खाद्यान्न फसलें हैं उनमें सबसे प्रमुख फसल अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों गेहूं, और दूसरे नंबर पे जो अन्य फसलें जो थी वो थी जैसे चावल है, बाजरा है। ठीक है, क्या क्या है? गेहूं है, जौ है, चावल है, बाजरा है, सरसों है, तिल है, तरबूज है। ठीक है दोस्तों, मटर है आदि। तो अगर एक ही आंसर देना पड़ता है हमें कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी थी, तो एक ही उत्तर देना पड़े तो गेहूं, और दो देना पड़े तो जौ, बस, बाकी नहीं देना। बाकी किन किन से परिचित थे उनमें ये सारे आ जाएंगे। फिर जो क्वेश्चन बनता है इंपोर्टेंट, वो ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन फसलों से अपरिचित थे, कौन सी ऐसी फसलें थी जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी दोस्तों। तो इनमें मुख्य रूप से उत्तर जाएगा हमारा, क्या जाएगा? एक है आपका गन्ना, ये लोग गन्ने से अपरिचित थे फ्रेंड्स। और दूसरा जाता है रागी। रागी राई के समान छोटी फसल होती है, लेकिन ये खाद्यान्न होती है दोस्तों, इसका आटा बनता है। तो गन्ने और रागी से ये लोग क्या थे? अपरिचित थे। अब बात आती है कि कृषि करने के लिए कौन से औजारों का प्रयोग करते थे फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं। तो देखो, ये लोग हल का प्रयोग करते थे। तो हल काई का बना हुआ होता था, बात करते हैं तो ये मिट्टी के हल का प्रयोग करते थे दोस्तों। मिट्टी के हल के खिलौने मिले हैं कई जगह से। ठीक है, एक मिनट में इसको अच्छे से लिख देता हूं आपको। तो ये लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं? हल का प्रयोग। हल किसका बना हुआ है, बात करते हैं फ्रेंड्स। क्षमा चाहूंगा मैं, लकड़ी का हल। तो लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। हल काय का बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है, क्योंकि लोहे से तो ये परिचित ही नहीं थे फ्रेंड्स। तो हल किस चीज का बना हुआ था उनका? लकड़ी के हल से ये परिचित थे, उसी से फसल बोते थे फ्रेंड्स। फिर दूसरी चीज अगर हम बात करें, ठीक है, कि काटते कहां से थे, तो फसल काटने के लिए। फसल काटने के लिए पत्थर के हाशिए का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो लकड़ी के हल से फसल बोते थे और पत्थर के हाशिए से फल काटते थे फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं ये कौन से माह में बोते थे दोस्तों। तो देखो, मुख्य रूप से फसल बोने का समय
इनकी फसल बोने का जो समय है दोस्तों वो था नवंबर। अर्थात हम जानते हैं वर्षा ऋतु आती है मुख्यतः जुलाई अगस्त के आसपास। तो बारिश के आने के बाद जब नदियों में बाढ़ आ जाती थी और बाढ़ का पानी जब सूख जाता था, यानी कि वापस वो नदियों के किनारों के अंदर लौट जाता था, तो वो जमीन जो उनके द्वारा लाई जाती थी वो कच्छारी दोमट या जलोढ़ मिट्टी कहलाती है दोस्तों, अत्यंत उपजाऊ होती है। तो बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद नवंबर माह में ये क्या करते थे, फसल बोते थे दोस्तों। ठीक है, फसल बोने के बाद में अगला क्वेश्चन क्या आता है, फसल काटने का, यानी फसल कब काटते थे दोस्तों। तो इनका फसल काटने का समय है ऑलमोस्ट लगभग मार्च अप्रैल। और अगर इसमें भी एक ही आंसर देना पड़े कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फसल कौन से माह में मुख्य रूप से काटते थे फ्रेंड्स, तो हमें आंसर देना पड़ेगा अप्रैल। ठीक है, तो ये कौन कौन सी फसल है, गेहूं है, जो है, चावल, बाजरा, सरसों, तिल, तरबूज, मटर। किससे अपरिचित थे, तो मुख्यतः गन्ने और रागी से अपरिचित थे। ये किस प्रकार के हल का प्रयोग करते थे, तो लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। फसल को काटने के लिए पत्थर के हाशिए का प्रयोग करते थे। और फसल बोने का जो समय है वो बाढ़ का पानी उतरने के बाद ये नवंबर में फसल बोते थे दोस्तों। और फसल काटने का जो समय था वो मुख्यतः मार्च अप्रैल था। पर इनमें से एक ही आंसर देना पड़े तो अप्रैल है। चलिए, तो ये से रिलेटेड हमने छोटी छोटी मगर मुख्य बातें देखी है दोस्तों। फिर जब हम वन बाय वन एक एक करके सारे सभ्यता स्थल बात करेंगे तो देखेंगे कौन से स्थल से कहां से क्या प्राप्त हुआ है। चलिए, अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन। फसलों के बाद में अगला टॉपिक आता है पशुपालन। तो पशुपालन में हम बात करते हैं कि किन किन पशुओं को ये पालते थे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो कुत्ता। तो क्वेश्चन आता है मानव द्वारा पाला गया पहला जीव जंतु जानवर पशु कौन सा था दोस्तों, तो कुत्ता था। इसके अलावा ये लोग क्या क्या पालते हैं तो बात करते हैं। ये लोग पालते थे दोस्तों भेड़, बकरी, सुअर, ठीक है, बैल और भैंसा। तो बैल और भैंसे का प्रयोग मुख्यतः ये किसके लिए करते थे, बैल का प्रयोग हल जोतने के लिए करते रहे होंगे और साथ ही साथ बैल और भैंसे का प्रयोग ये बैलगाड़ी में या इस प्रकार से भैंसा गाड़ी में करते थे, सामान लादने के लिए, खींचने के लिए करते थे। अब आप सोच रहे होंगे सर कि आपने बैल तो लिख दिया है लेकिन आपने गाय नहीं लिखी है। देखिए दोस्तों, संभवतः ये लोग बैल जंगलों से पकड़ के लाते थे, गाय के दैनिक उपयोग से परिचित नहीं थे कि किस प्रकार से गाय को पाले और कैसे उसका दूध काम में ले। इसलिए क्वेश्चन ये आता है कि ये लोग किस किस से अपरिचित थे। तो वैसे तो गाय से परिचित होने वाली बात इसलिए समझ में आ जाती है कि जब ये लोग बैल को जानते हैं तो हम जानते हैं कि जब बैल है तो गाय तो होगी होगी, बिना गाय के बैल हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर प्रश्न आता है कि किस किस जीव से अपरिचित थे दोस्तों, तो सबसे पहले उत्तर जाएगा घोड़ा। घोड़े से अपरिचित थे। घोड़े के कहीं चित्र नहीं मिला है, किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली। हालांकि सुरकोटड़ा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां घोड़े की अस्थियां मिली है। इसी प्रकार लोथल के अंतिम स्तर की खुदाई से, यानी जब लोथल का पतन का समय था, उस समय से हमें घोड़े की मिट्टी की मृण मूर्ति मिलती है दोस्तों। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत भी मिलते हैं। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि मुख्य रूप से घोड़े को दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं करते थे। तो घोड़े से अपरिचित थे और गाय से भी परिचित नहीं थे दोस्तों। मुख्यतः गाय भी इनकी पालतू जानवर के रूप में प्रयोग में नहीं लिया जाता था। इसके अलावा ये तो पालतू हैं। और जानकारी की बात करें किस किस पशु से परिचित थे, तो देखो ये इनके अलावा भालू से भी परिचित थे। पालतू नहीं है, जंगली है, पर परिचय की बात कर रहा हूं। भालू से परिचित हैं दोस्तों, ठीक है। बाघ से परिचित हैं, ये जंगली जानवरों की बात कर रहा हूं तो भालू से परिचित है, ये बाघ से परिचित है दोस्तों, और भी कई जंतुओं से परिचित है। तो जंगली जीवों में कौन से जंतु से परिचित नहीं थे दोस्तों, तो मुख्य रूप से ये शेर से परिचित नहीं थे दोस्तों, जबकि भालू, बाघ आदि से परिचित थे। अब बात करते हैं क्या हाथी से परिचित थे कि नहीं थे, तो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाथी की अगर मैं बात करूं तो जो आपका गुजरात के आसपास की जो सभ्यताएं मिली हैं फ्रेंड्स, कहां के आसपास की, गुजरात के आसपास की जो सभ्यताएं मिली हैं, जैसे लोथल, रंगपुर आदि जो गुजरात के आसपास की सभ्यताएं हैं, वहां से दोस्तों हमें हाथी पालने के साक्ष्य मिलते हैं। यानी लोथल, रंगपुर आदि सभ्यता जो गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्रों से मिलती है, वहां से हाथी पालने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों।
तो कौन कौन से पशुओं को पाल रहे हैं हम बात कर चुके हैं। कुत्ता है, भेड़ है, बकरी है, सुअर है, बैल है, भैंसा। किन किन से परिचित नहीं थे? घोड़ा और गाय नामक पालतू जीवों से परिचित नहीं थे, और भालू से, बाघ से, बंदर से, इन सब से परिचित थे दोस्तों, लेकिन ये शेर से परिचित नहीं थे। तो ये हमने बात कर ली किस क्षेत्र में? पशुपालन से संबंधित। अब हम बात करते हैं आगे की। तो कृषि देख ली है आपने, कृषि के बाद में पशुपालन देख लिया है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं शिल्प या उद्योग की। यानी कौन कौन सा उद्योग उन्नत अवस्था में था फ्रेंड्स, बात करते हैं अपन। तो सबसे पहला उद्योग अपन ले लेते हैं धातु उद्योग। मेटल इंडस्ट्री। तो धातु उद्योग में कौन कौन सी धातुओं से परिचित थे दोस्तों? पहले हम बात करते हैं कि धातु उद्योग उन्नत अवस्था में था। तो मानव द्वारा ज्ञात प्रथम धातु क्या है दोस्तों? तांबा है। तो ये लोग तांबे से परिचित है। इसके अलावा किससे परिचित है? ये टिन से परिचित है, ठीक है। और किससे परिचित है? ये स्वर्ण से परिचित है, सोने से। और किससे परिचित है? चांदी से भी परिचित है। तो इस प्रकार की ये अनेक धातुओं से परिचित है दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, इन्होंने तांबा और तांबे में टिन मिलाया, क्योंकि तांबा क्या था? एक मुलायम धातु थी। कॉपर इज अ सॉफ्ट मेटल दोस्तों। तो तांबे में जब टिन बनाया तो नई धातु आ चुकी है, तो कांसा। तो ये लोग किससे परिचित थे? कांसे से भी परिचित थे। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसी सभ्यता है? ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी दोस्तों। हालांकि कांसे के बहुतायत मात्रा में औजार या उपकरण नहीं मिले हैं। सर्वाधिक औजार या उपकरण किस धातु के मिले हैं? तांबे के मिले हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों ने कांसा बना लिया था। कांसा एक मिक्स्ड मेटल है दोस्तों, मिश्र धातु है। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। तो ये कांसे से परिचित थे दोस्तों। अब बात करते हैं कौन सी धातु से ये अपरिचित थे फ्रेंड्स। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे फ्रेंड्स। लोहा नामक धातु का इनको ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था, तलवार का ज्ञान भी इन्हें नहीं था फ्रेंड्स। तो धातु उद्योग उन्नत अवस्था में था, लेकिन मुख्य रूप से धातु जो काम में ली जाती थी वो तांबा थी, और लोहे को छोड़कर ये सभी धातुओं से परिचित थे, और कांसा इनको बनाना आ गया था। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी दोस्तों। तो सबसे पहले हमने शिल्प और उद्योग में बात कर ली किसकी? धातु उद्योग की। अगली बात करते हैं, धातु उद्योग के अलावा हम बात करते हैं वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग? वस्त्र उद्योग। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। पर हमें पता है सूत किससे बनता है फ्रेंड्स? हम जानते हैं कि सूती वस्त्र बनता है कपास से। किससे मिलता है? बनता है कपास से। तो विश्व में कपास के प्राचीनतम साक्ष्य, और हम जानते हैं जो सबसे पुराना होता है वही पहला भी होता है। तो विश्व में कपास के प्राचीनतम साक्ष्य या सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसे दिया जा सकता है फ्रेंड्स? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को। विश्व में सबसे पहले प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं कपास के, या कपास सर्वप्रथम उगाने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता में। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी अगर हम प्रॉपर बात करें फ्रेंड्स, तो कालीबंगा, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है फ्रेंड्स। तो विश्व में कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। और कपास से कॉटन, कॉटन मतलब सूती, रुई, और रुई से फिर सूती वस्त्र बनाया जाता था दोस्तों। इस कपास को यूनानी सभ्यता के लोग, कौन? यूनानी सभ्यता के लोग कपास को क्या बोलते थे? सिंडन या सिंडोन, अर्थात सिंध में उत्पन्न होने वाली, ये कपास के लिए कहा जाता था दोस्तों। तो सूती और ऊनी वस्त्र दोनों थे। हम बात कर चुके हैं कि ये लोग भेड़ पालते थे और भेड़ से ऊन प्राप्त करते थे दोस्तों। तो वस्त्र उद्योग भी ठीक ठाक अवस्था था। तो हमने अभी अगला उद्योग देखना है, तो नेक्स्ट उद्योग की बात करते हैं अपन। अगला इंडस्ट्री में हम बात करते हैं सूती उद्योग के बाद में अगर हम बात करें तो कौन से की बात करते हैं? मृद भांड।
मृद भांड किसे कहते हैं दोस्तों? देखो ये दो शब्दों से मिला है, मृद और भांड। तो मृद का मतलब होता है मिट्टी, भांड का मतलब होता है पात्र या बर्तन। तो मिट्टी के बने हुए पात्र की कला भी जो मृद भांड थी, मिट्टी के बनाने के बर्तन, वो कला भी बहुत ही उन्नत अवस्था में थी। और मुख्य रूप से ये जो मृद भांड बनाते थे, उनकी जमीन यानी उनका बैकग्राउंड कैसा होता था दोस्तों? लाल होता था। कहीं कहीं हल्का गुलाबी भी देखने को मिला है, पर मुख्यतः लाल। और तो ये इसका बेस होता था दोस्तों। बेस का मतलब कह सकते हो आप पृष्ठभूमि, यानी मुख्य रूप से वो किस रंग के बने हुए? तो लाल रंग के। लेकिन जो डिजाइन बनाई जाती थी दोस्तों, उसके लिए कौन सा रंग प्रयोग में लिखते थे? काले रंग का प्रयोग करते थे फ्रेंड्स। ये तो काले रंग से क्या बनाते थे? उन बर्तनों पर डिजाइन बनाते थे दोस्तों। तो मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे थे दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अगर मृदभांडों की मैं बात करता हूं, मिट्टी के बर्तन, तो कैसे थे? लाल काले मृदभांड थे, बर्तन थे। तो इस लाल काले मृदभांड को मैं कह सकता हूं RBW, रेड ब्लैक वेयर्स दोस्तों। तो लाल काले मृदभांड थे। अब बात करते हैं मृदभांड कैसे बनाए जाते थे। तो मृदभांड कुम्हार के चाक पर बनाए जाते थे। हालांकि उस समय कोई जाति नहीं थी, तो कुम्हार के चाक पर जिस पद्धति से बनाए जाते थे फ्रेंड्स, उस पद्धति को कहते हैं हम चिकोटी। तो कुम्हार के चाक पर चिकोटी पद्धति द्वारा बर्तन बनाए जाते थे। तो मृदभांड कैसे बनाए जाते थे? कुम्हार के चाक पर चिकोटी पद्धति द्वारा पात्र बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं इसके अलावा, देखिए कुछ मृदभांड के साथ साथ मिट्टी की मूर्तियां भी मिली है दोस्तों। क्या मिली है? मिट्टी की मूर्तियां। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मिट्टी की मूर्तियां हैं, ये पकी हुई मिली है। यानी यूं कह सकते हैं कि मिट्टी की मूर्तियां कैसी हैं? पकाई हुई हैं, आग में पकाई हुई हैं। तो ऐसी कला को जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाकर या मूर्तियां बनाकर उन्हें आग में पका लिया जाता है, ऐसी कला को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? टेराकोटा कला कहते हैं। तो यहां की मूर्तियां जो बनी हुई हैं, उसकी आर्ट कौन सी है? टेराकोटा आर्ट है, टेराकोटा कला है। अर्थात मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो बनाकर इन्होंने आग में पकाई है दोस्तों। और ऐसी कला को टेराकोटा कला कहते हैं, तो जिन्हें मृण मूर्तियों के नाम से जानते हैं। और ऐसी मूर्तियों में सर्वाधिक मूर्तियां, स्त्री की मूर्तियां सबसे ज्यादा देखने को मिली है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये थी हमारे मृदभांड। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए मृदभांड के बाद में अपन बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं? मोहरों की। मोहरें, तो मोहरें किसकी बनी हुई होती थी? ये प्रश्न भी आ जाता है फ्रेंड्स। तो मोहरें मुख्य रूप से बनती थी किसकी? शेलखड़ी की। शेलखड़ी मुल्तानी के समान एक मिट्टी होती है। तो शेलखड़ी मृदा या मिट्टी की बनी होती थी दोस्तों। क्या बनी होती थी? मोहरें। ठीक है, शेलखड़ी मिट्टी की बनी हुई होती थी मोहरें। और सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई है, इसकी भी बात कर लेते हैं। इसके अलावा मोहरें हालांकि काय की मिली है? तांबे की मोहरें भी लोथल आदि से देखने को मिली है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से काय की बनी होती थी? शेलखड़ी की बनी हुई होती थी। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली है। तो सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई है फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा मोहरें कहां से मिल गई? मोहनजोदड़ो से। लेकिन क्वेश्चन ये आता है फ्रेंड्स, दूसरा घुमा के पूछ लेता है, सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें कहां से मिली हैं? तो सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें मिली हैं फ्रेंड्स, कहां से मिली हैं? हड़प्पा से। ध्यान रखना दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे ज्यादा मोहरें कहां से मिली हैं, तो सबसे ज्यादा मोहरें कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है फ्रेंड्स, लगभग 500। टोटल मोहरें लगभग अब तक 2000 प्राप्त हो चुकी है फ्रेंड्स। उनमें से 500 अकेले मोहनजोदड़ो से मिली है। लेकिन सबसे ज्यादा लेख युक्त मोहरें
किस कहां से मिली है, तो हड़प्पा से। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों कि सिंधु घाटी की लिपि पढ़ेंगे जब अभी हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा लिपि के साक्ष्य कहां से मिले, तो मोहरों से ही मिले हैं दोस्तों। तो सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें कहां से मिली है, हड़प्पा से। अब बात करते हैं कि मोहरें कैसी मिली है, कैसी आकृति की मिली है। तो दोस्तों सभी आकृति की मिली है, जैसे बेलनाकार भी हैं, वर्गाकार भी हैं, वृत्ताकार भी हैं, आयताकार भी हैं। ये उनकी आकृति है। पर क्वेश्चन ये बनता है फ्रेंड्स कि सर्वाधिक मोहरें किस आकृति की मिली है। तो सर्वाधिक मोहरें जिस आकृति की मिली है दोस्तों, वो आकृति है वर्गाकार। सर्वाधिक मोहरें किस आकृति की मिली है, वर्गाकार। तो सेलखड़ी मिट्टी की मिली है सबसे ज्यादा, इसके अलावा तांबे आदि की भी है, लोथल आदि से, पर मुख्यतः सेलखड़ी मिट्टी की। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है, सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें हड़प्पा से मिली है, और जो इनकी आकृति है मोहरों की वो बेलनाकार भी है, वर्गाकार भी है, वृत्ताकार भी, आयताकार भी है, लेकिन सर्वाधिक मोहरें किस आकृति की बनी हुई मिली है, वो मिली है वर्गाकार मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद में अन्य उद्योगों में हम बहुत सारे उद्योगों के नाम लिख सकते हैं जिनको बहुत डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय कौन कौन से उद्योग और थे। देखिए, इसके अलावा था मणका उद्योग। मणका उद्योग, मणका क्या है दोस्तों, माला वाला बनाते हैं तो जो मणियां होते हैं ना छोटे छोटे, तो मणका उद्योग था। और मणका उद्योग मुख्यतः चन्हूदड़ो और बनवाली में देखने को मिला है। मणका उद्योग का जो केंद्र था वो कहां देखने को मिला है, चन्हूदड़ो और बनवाली में देखने को मिला है। चन्हूदड़ो सिंध पाकिस्तान में और बनवाली भारत में ही है दोस्तों। बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे जब हम। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं और कौन सा उद्योग था। तो एक तो मणका उद्योग मिला है देखने को, और हम बात करें तो आपका जिसे कॉस्मेटिक कहते हैं, अर्थात सौंदर्य प्रसाधन उद्योग। सौंदर्य प्रसाधन उद्योग की बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कॉस्मेटिक आइटम्स। तो आपके चन्हूदड़ो से लिपस्टिक मिली है दोस्तों। ठीक है, क्या मिली है, लिपस्टिक मिली है, पाउडर मिला है, काजल मिला है, और प्रसाधन मंजूसा यानी मेकअप बॉक्स मिला है। मेकअप बॉक्स हड़प्पा से भी मिला है दोस्तों, जिससे पता लगता है कि ये लोग श्रृंगार भी करते थे फ्रेंड्स। ठीक है, तो मणका उद्योग हो गया, सौंदर्य प्रसाधन उद्योग हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं और, तो वो नॉर्मल उद्योग हैं जो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलते थे दोस्तों। जैसे बढ़ईगिरी का, कारपेंटर का उद्योग, वो भी ठीक ठाक अवस्था में था दोस्तों। नाव बनाने का उद्योग भी था, मकान मिले तो मकान बनाने का उद्योग भी था। तो इस प्रकार से उस समय उद्योग भी उन्नत अवस्था में थे फ्रेंड्स। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं अगला। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कहीं की लिपि की फ्रेंड्स, यानी लिखावट यानी भाषा। तो ये कैसा लिखते थे फ्रेंड्स, बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर जो अभिलेख मिले हैं, सर्वाधिक अभिलेख जो किस पे मिले लिपि के, वो हमें बात कर लेंगे, मोहरों पर मिले। लेकिन लिपि की डिजाइन कैसी है, तो दोस्तों बता दूं मैं आपको, सर्वाधिक जो अवशेष मिले हैं वो दाएं से बाएं मिले, राइट टू लेफ्ट। जैसे फारसी, उर्दू आदि में लिखे जाते हैं, ब्राह्मी लिपि में बाएं से दाएं मिले हैं। कुछ अवशेष बाएं से दाएं भी मिले हैं, और कुछ अवशेष सर्पिल आकार में मिले। जैसे प्रथम पंक्ति तो यहां से शुरू हो गई है, फिर दूसरी जहां से खत्म हुई वहीं से शुरू, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर ऐसे चलती रही है दोस्तों। तो ऐसी आकृति को अपन क्या बोल देते हैं, सर्पिल आकृति बोल देते हैं फ्रेंड्स। लेकिन सर्वाधिक अवशेष किसके मिले, दाएं से बाएं मिले। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दाएं से बाएं सर्वाधिक अवशेष जो मिले। ऐसी लिपि को चित्रों के माध्यम से समझाया गया है दोस्तों। तो इसमें चित्र मिले हैं कितने, मुख्यतः मूल चित्र अगर बात करें तो मूल चित्रों की संख्या मिली है दोस्तों 64, लगभग 64। और चित्रों से बने हुए अक्षर क्या होते हैं भी बात करते हैं। चित्राक्षर मिले लगभग 250 से 400 तक। अब बात करते हैं, ठीक है, चित्र और चित्राक्षर में क्या अंतर है। जैसे हमने अब ये क लिखा दोस्तों, तो ये हमारी ब्राह्मणी लिपि का, या यूं कहूं देवनागरी लिपि का, या यूं कहूं हिंदी भाषा का एक चित्र है। और अब
पहरा कड़ी जोड़कर इससे अक्षर बना लिया, कै को मिलाकर का बना लिया, की बना ली, कु बना लिया, तो ये क्या हो गया, चित्र से बनने वाला अक्षर हो गया चित्राक्षर। तो इसी प्रकार से कई अक्षरों को जोड़कर, कई चित्रों को जोड़कर इन्होंने अक्षर बना लिए दोस्तों। तो ऐसे चित्रों के अक्षर तो 250 से 400 थे, पर मूल चित्र कितने हैं, 64 ही थे। इसलिए इस लिपि को क्या कहा जाता है दोस्तों, बात कर लेते हैं। इस लिपि के अगर मैं नामों की बात करूं तो देखो, चित्रों के माध्यम से इन्होंने अपने एक्सप्रेशंस शो किए हैं, अपने भाव बताए हैं दोस्तों। और तो इसलिए चित्रों के माध्यम से भाव बता दिए, तो भाव चित्रात्मक। तो इस लिपि का एक नाम क्या हो गया फ्रेंड्स, भाव चित्रात्मक। और भाव चित्रात्मक को ही इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों पिक्टोग्राफिक। ठीक है, तो भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक। फिर हमने बात की कि ये कैसी थी, ये थी किस प्रकार से सर्पिल आकृति में चल रही है। तो सर्पिल आकृति में चलने के कारण इसको क्या कह देते हैं अपन, सर्पिलाकार। ठीक है, इस तरीके से। तो सर्पिलाकार जब ये चल रही हैं, तो आप जानते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पहले गायें बहुत पाली जाती थी, अब भी पाली जाती है। और शाम को गोधूली के समय जब वो गायें घर पे आ जाती थी चरकर, तो आप वो गौमूत्र का जब विसर्जन करती थी, तो वो इसी तरीके से चलती हुई आती थी, तो ऐसी ही कतार बनती थी दोस्तों। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, गौमूत्राक्षर। इसी लिपि का अन्य नाम क्या हो गया है दोस्तों, गौमूत्राक्षर हो गया है। ठीक है, और इसी को क्या बोल देते हैं हम इंग्लिश में, ब्रुस्टोफेदम। चलिए, तो यही इस लिपि के सारे नाम है, भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक, सर्पिलाकार या गौमूत्राक्षर या ब्रुस्टोफेदम दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं, ये दाएं से बाएं लिखे मूल चित्र। अब बात करते हैं, इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है दोस्तों। सिंधु घाटी की लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका, तो कभी ना कभी तो इसको पढ़ने का प्रयास किया ही होगा। तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, इसे पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो इस लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किया है मिस्टर L.A. वेडेल ने। तो L.A. वेडेल ने इस लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किया है दोस्तों, और अब तक इस लिपि को कभी भी पढ़ा नहीं जा सका है। अब हम बात कर ही लिए कि इस लिपि के जो सर्वाधिक, कहते हैं सर्वाधिक अवशेष कहां मिले हैं, यानी किस अभिलेख का है, किस प्रकार से मिले हैं दोस्तों, कि किसी पत्थर पर मिले हैं, कागज पर मिले हैं, कपड़े पर मिले हैं, दीवारों पर मिले हैं। तो इस सभ्यता की इस लिपि के सर्वाधिक जो अवशेष मिले हैं फ्रेंड्स, वो कहां मिले हैं, वो मिले हैं मोहरों पर। तो ये लिपि की बहुत ही हमने सारी जानकारी बहुत ही संक्षेप में आपको प्रोवाइड करवा दी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बार समझ लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। हालांकि कई जगह हमें बाएं से दाएं मिले और कई जगह दाएं से बाएं, और फिर जहां पंक्ति खत्म हुई दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ऐसे चलता रहा। ठीक है, इसमें मूल चित्रों की संख्या 64 है, जबकि चित्रों के बनाए हुए कुल अक्षर जो है 250 से लेकर 400 तक है। ठीक है, फिर हम बात कर चुके हैं कि इस लिपि के जो नाम है वो क्या क्या है। इसे भाव चित्रात्मक कहते हैं, इसे पिक्टोग्राफिक कहते हैं, सर्पिला आकार कहते हैं, या फिर गौमूत्राक्षर और ब्रुस्टोफेदम के नाम से भी इसको जाना जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर हम बात कर चुके हैं कि इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, और पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास है L.A. वेडेल ने किया है दोस्तों। और अवशेष इस लिपि जो मिले हैं वो कहां मिले हैं, मोहरों पर मिले हैं दोस्तों। तो ये हमने सिंधु लिपि की बात कर ली है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम बात करते हैं व्यापार वाणिज्य की दोस्तों। किसकी बात करते हैं, व्यापार वाणिज्य की। तो व्यापार वाणिज्य की बात करते हैं, तो व्यापार वाणिज्य के लिए क्या होगा, हमें आंतरिक व्यापार करते थे, बाहरी व्यापार करते थे, वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी दोस्तों। तो उससे पहले व्यापार वाणिज्य करते हैं तो चीजें अपन तोल कर देंगे, माप कर देंगे। तो बात करते हैं यहां की मापतोल की इकाई की, उसके बाद व्यापार किस किस का करते थे उसकी बात अपन करेंगे दोस्तों। तो मापतोल, तो माप और तोल दोनों अलग अलग शब्द हैं दोस्तों, हम जानते हैं।
माप का मतलब सीधा सीधा लंबाई चौड़ाई से होता है, और तोल का मतलब उसके वेट से होता है, वजन से होता है। तो माप की बात करते हैं, तो देखो दोस्तों, मापने के लिए मुख्यतः ये किसका प्रयोग करते होंगे? स्केल, जिसको हम क्या बोल देते हैं? स्केल या पैमाना। तो देखो, कुछ ऐसे बड़ी बड़ी पत्थर की छड़ें मिली हैं जिन पर इस प्रकार से कुछ डिजाइन बनी हुई मिली हैं, ठीक है, तो जिससे पता लगता है कि संभवतः इसका प्रयोग किसमें करते थे? ये मापने में करते होंगे। तो ऐसे पैमाने या स्केल मुख्य रूप से कहां से मिले हैं, ये क्वेश्चन जाता है फ्रेंड्स। तो देखो, एक स्केल मिला है मोहनजोदड़ो से, और मोहनजोदड़ो से जो स्केल मिला है वो किसका बना हुआ बना है? सीप। तो सीप का पैमाना या स्केल प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। दूसरी बात करें कि और कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो लोथल से। और लोथल से काहे का बना हुआ मिला है? हाथी दांत का। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी कि हाथी पालने के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, कहां से? गुजरात की सभ्यताओं से, मुख्य रूप से लोथल से, रंगपुर से, आदि से। तो हाथी दांत का पैमाना या स्केल कहां से प्राप्त हुआ है? आपके लोथल से। तो दो जगह से मुख्य रूप से स्केल या पैमाना के साक्ष्य मिले हैं फ्रेंड्स। अब हम दूसरी बात करते हैं तोल की, ठीक है। ये तो हो गई किसकी बात? माप की, स्केल की, ठीक है। किसकी बात हो रही थी? माप की, स्केल की। अब हम बात करते हैं तोल की। तो इधर लिख लेता हूं दोस्तों। तो अगर हम तोल की बात करें, वजन की बात करें, वजन तोलने के लिए, तो जो वजन के लिए बाट मिले हैं दोस्तों, 16 के गुणजों में मिले हैं दोस्तों। देखिए, हमें नहीं पता कि वो इसे 16 बोलते थे कि 50 बोलते थे कि 2 बोलते थे या कुछ भी नहीं बोलते थे, जो भी बोलते थे हमें नहीं पता। लेकिन आज जब उनके बांटों को हमने मापा और तोला तो पता लगा कि वर्तमान 16 के गुणजों में थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे 16, 32, ठीक है, 64, इस प्रकार से आगे बढ़ते ही जाएं अपन, 320, 640। तो 16 के गुणजों में क्या मिले हैं दोस्तों? वजन या तोलने के उपकरण, बाट मिले हैं दोस्तों। तो ये हमने बात की, किसकी बात कर ली है? व्यापार वाणिज्य में सबसे पहला टॉपिक अपने लिया माप और तोल का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्थलीय व्यापार था कि जलीय व्यापार था दोस्तों। तो व्यापार जो है वो दो प्रकार से होता था। व्यापार कैसे होता था दोस्तों? दो प्रकार से। दो प्रकार से क्या मतलब है? जलीय व्यापार और स्थलीय व्यापार। जलीय व्यापार और स्थलीय व्यापार, यानी ये यूं कह सकते हैं कि जलीय व्यापार के दो तरीके थे, एक तो जल मार्ग से होता था और एक स्थल मार्ग से होता था फ्रेंड्स, ठीक है। एक तो किससे होता था? जल मार्ग से होता था, और एक किससे होता था? स्थल मार्ग से होता था। तो करते हैं अब हम वन बाय वन, एक एक करके। लेकिन इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं दूसरा जो दो प्रकार में एक और प्रकार आता है, एक तो जलीय और थलीय आ गया, और दूसरा आ गया आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार, ठीक है। तो आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार। तो अब हम लेके चलते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? विदेशी व्यापार की फ्रेंड्स। तो विदेशी व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से, किस किस सभ्यताओं से करते थे? तो बात करते हैं, विदेशी व्यापार मुख्यतः किया जाता था दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता से। और मेसोपोटामिया को ही कहा जाता है सुमेरिया, ठीक है। दूसरा जो प्रमुख स्थान है दोस्तों वो है मिस्र। तो ये दो प्रमुख सभ्यता हैं जिनसे हम क्या करते थे? व्यापार करते थे दोस्तों। और मेसोपोटामिया के अभिलेखों से पता लगा है, सुमेरिया से, कि ये लोग मेलुहा से व्यापार करते थे। मेलुहा नामक एक सभ्यता है जिससे व्यापार करते थे दोस्तों। और मेलुहा का समीकरण हमने किससे बैठाया है? सिंधु घाटी सभ्यता से। मेलुहा इन्होंने किस सभ्यता को नाम दिया है फ्रेंड्स? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को इन्होंने मेलुहा शब्द से संबोधित किया है फ्रेंड्स। तो बात करते हैं अब कि जो विदेशी व्यापार था, जो जलीय और थलीय था, तो जलीय व्यापार
जो विदेशी व्यापार है जलीय, उसमें कौन से ऐसे स्थान थे जो कि मध्यस्थ का काम करते थे फ्रेंड्स? तो मध्यस्थ का काम कौन कौन से करते थे, बात कर लेते हैं। एक तो बंदरगाह था दिलमुन, ठीक है, कौन सी जगह है, दिलमुन। दिलमुन वर्तमान में कहां है, अगर प्रश्न आ जाता है तो बहरीन द्वीप, ठीक है। और दूसरा प्रमुख स्थान था दोस्तों माकन, और माकन का समीकरण किससे बैठाया जाता है आज, ओमान से, ठीक। उसके बाद में अपन बात करते हैं स्थलीय, कि स्थलीय व्यापार का मेन केंद्र कौन सा था फ्रेंड्स? तो स्थलीय व्यापार में जो बिचौलिए का काम करता था, मध्यस्थ का काम करते थे दोस्तों, वो करता था ईरान और वर्तमान अफगानिस्तान, ठीक है। तो बात करते हैं विदेशी व्यापार मुख्यतः किन किन देशों से करते हैं, मेसोपोटामिया और सुमेरिया। मेसोपोटामिया सभ्यता से, मेसोपोटामिया सभ्यता का ही दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स, सुमेरिया सभ्यता है, और दूसरा मिस्र से करते थे फ्रेंड्स, ठीक है। तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है कि ये लोग मेलुआ से व्यापार करते थे। मेलुआ का समीकरण किससे बैठाया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता से बैठाया गया है, ठीक है। तो जलीय व्यापार में मध्यस्थ का काम कौन करता था फ्रेंड्स? ये जो मैंने लिखे हैं ये कौन है, मध्यस्थ है, बिचौलिए हैं, ठीक है, एजेंट है। तो ये कौन कौन से, एक तो दिलमुन था जलीय व्यापार में, जिसको वर्तमान में बहरीन आइलैंड बोलते हैं, दूसरा है माकन जो कि ओमान है, और स्थलीय व्यापार में जो मध्यस्थ का काम करता था वो कौन करता था, ईरान और अफगानिस्तान करता था फ्रेंड्स। और अधिकतर चीजों का किस किस का आयात कर रहे हैं वो लिस्ट में आपको आगे दे रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख चुके हैं कि कौन कौन सा व्यापार कर, इस प्रकार से व्यापार कर रहे हैं, और इसका पता हमसे यहां से प्राप्त किससे चलता है, यहां से प्राप्त मोहरों से। जैसे हम बात करें कि कालीबंगा में आपके बेलनाकार मोहर मिली हैं, जिसका मेसोपोटामिया से होने का साक्ष्य मिलता है। इसी प्रकार से फारस की मोहर मिली है आपकी, कहां से मिली है फारस की मोहर, लोथल से मिली है दोस्तों। इनसे पता लगता है कि विदेशी व्यापार होते थे, और वन बाय वन हम एक एक करके जब सभ्यता स्थल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कौन से स्थल से कौन सी चीज मिली है जिससे हमें विदेशी व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों। अब हम वन बाय वन करके एक एक करके सभी सभ्यता के स्थलों को पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।